सवाल हैं, दो अलग अलग बयान हैं। सरकार इससे बेहद संतुष्ट नजर आ रही है और विपक्ष का साफ कहना है कि किसी का कुछ ख्याल नहीं रखा है, इन्होंने सिर्फ अमीरों का ख्याल रखा है। वहीं केंद्रीय बजट पर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। एमएसपी के लिए किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह मांग करता है मंत्री जी को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। तो आज के चुनावी दंगल के खास मेहमान हैं चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस से आपका बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी एसपी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि सिंह आर्थिक मामलों के जानकार, आपका बहुत स्वागत है। अमृतकाल का बजट है हरीश जी, आप लोग तो यही मानते हैं, चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर दिया गया बजट है। ये हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, ऐसा आपकी सरकार मानती है, पार्टी मानती है। तो किस तरीके से आपने नौजवानों का ख्याल रखा, बेरोजगारों का ख्याल रखा, किसानों का ख्याल रखा और मध्यम वर्ग का ख्याल रखा? देखिए मिश्रा जी, बजट में जिस तरह से एक्सप्रेस वे के निर्माण के, नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए प्राविधान किया गया है, जिस तरह से गरीबों के लिए मकान हाउसेज के निर्माण के लिए प्राविधान किया गया है और जल की नल की जो योजना है उसको साकार करने के लिए बात कही गई है, केन और बेतवा को जोड़ने के लिए बात कही गई है। तो अगर केन और बेतवा जुड़ती हैं और नहरों के माध्यम से सिंचाई का पानी बुंदेलखंड के लोगों को उपलब्ध होता है तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उससे रोजगार के अनेक अवसर बढ़ते हैं, उद्योग व्यापार हो सब फलीभूत होते हैं। और यही कारण है कि अगर आप इस बजट को देखें, एमएसपी की जो खरीद है 2,70,000 करोड़ केंद्र सरकार ने इसमें बजट भी किया है। तो इस तरह से विभिन्न जो मद हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो फोकस दिया है, जिस तरह से ओडीओपी जैसी जो सुविधाएं हैं, मेरा एक और सवाल आपसे है, जमीन जो है उसको जो सशक्त करने की बात बजट में कही गई है, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, समृद्धि, युवाओं को रोजगार मिलेगा, की समृद्धि प्राविधान इसमें है। ठीक, लेकिन ये आमतौर पर ये चर्चा में है कि भाई ये एक एनुअल बजट है, आपने 25 साल का विजन एक एनुअल बजट में डाल दिया है। ठीक है, अच्छी बात है आपके मुताबिक, लेकिन सवाल है कि इमीडिएट राहत की बात है। आपने देखा कि 2 साल से देश कोविड से परेशान है, तो आम आदमी की कमाई भी, आमदनी भी घट चुकी है और सड़कों पर बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ गई है। उनके लिए तुरंत क्या था? मिश्रा जी, जितने भी हैं उन सब का ये मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए जब तक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, जिस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्राविधान, तब तक आप रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएंगे? ये जो डेवलपमेंट के काम वो हवाई अड्डे बना रही है, बना पे काम करने जा रही है, ये सारे जो सेक्टर हैं इससे रोजगार के ही तो अवसर बढ़ने वाले हैं। और ये तात्कालिक रूप से अभी आप देखिए इनमें जो इनफ्लो बढ़ेगा, ये द्रुत विकास योजनाएं आएंगी, निश्चित रूप से इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को इससे जो भी आप जो मंदी दिखी कोविड के चलते, उसको मंदी ये सरकार ने जिस तरह से एमएसएमई को आर्थिक पैकेज दिए और उसी का कारण है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ एक सुधार बढ़ा। मैं आपका फिर रुक करूंगा, मनोज यादव जी को शामिल कर लेता हूं। मनोज जी ये बताएं कि आपकी पार्टी से जुमलेबाज वाली बजट कहती है, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान दे रही है और जिससे कि रोजगार सृजन की भी बात हो रही है, खासकर ढांचागत विकास की यदि हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर भी विपक्ष को क्यों लगता है कि निराशाजनक है ये?
देखिए, उत्तर जोड़ते हुए मैं बजट की परिचर्चा करने में विश्वास रखूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को ये बताया गया कि की सरकार मिलेगी और बुलेट ट्रेन की स्पीड मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अगर एक साथ काम करेंगी तो बेहतर उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये जो बजट आप लेके आए तो लाए किसके लिए? मैं विपक्ष में हूं, मैं आपके बजट का विरोध करूंगा, मैं आपके बजट की अच्छाइयों की तारीफ करूं, ऐसा कुछ तारीफ करने लायक होना चाहिए। अगर आरोपित ये करती है सरकार विपक्ष के लोगों को कि विपक्ष के लोगों को कुछ समझ नहीं, तो मैं आंकड़े पढ़ता हूं। क्या इस देश में 5 करोड़ ज्यादा 5.3 करोड़ लगभग लोग, अगर ये बैठे हैं तो क्यों बैठे, ये जनता को बताना पड़ेगा। और जो बड़ा एक सेगमेंट है 60% जो श्रम शक्ति है, जो काम में कुछ काम करके अपने जीवन यापन करती है, 60% लोग संजय जी बिना काम के हैं। क्यों है बताना पड़ेगा। अगर ये 70 लाख की बात करते हैं रोजगार की, तो जो ये इतना बड़ा आंकड़ा ये आखिर क्यों है? दूसरा, उपभोग की जो सबसे कम है 40 में सबसे कम दर पे इस वक्त लोगों की परचेजिंग पावर ना के बराबर है 40 सालों में। तो अगर परचेजिंग पावर किसी देश की कम है तो फिर आप उस देश की जीडीपी के और सारे सेगमेंट पे जान सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर मैं दूसरे सेगमेंट पे आता हूं कि आखिर किसानों को लेकर सरकार, क्योंकि बड़ा एक आंदोलन चला पूरे देश नहीं पूरे विश्व में, इस बात की भारत में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया, तमाम सारे देशों के आंदोलन का समर्थन किया और विदेशों से भी इस सारी बातों को लेकर चर्चा हुई। क्या बीजेपी इस बात को बताएगी कि 1 जनवरी, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2022 को इस देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाए? ऐसा मैंने नहीं कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने। हाँ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं। हाँ, रुकिए मैं उसी पे आता हूं। 2018 प्रधानमंत्री और लक्ष्य दिया 2022 का। आज हम अगर 2022 की 1 फरवरी में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बीजेपी को विद आंकड़े बताना पड़ेगा कि दोगुनी आय पे किस % पे पहुंच चुकी है। 1.5 गुना हो गई है, 1 गुने से, या क्या स्थिति है, ये वित्त मंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक सर, मैं हम सारे सवालों का जवाब मांग लेंगे। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, सवाल ये है कि कांग्रेस कि ये न नौजवानों के लिए है, न गरीबों के लिए है, न किसानों के लिए है। सरकार का एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है और अमृतकाल है। सरकार कहती है कि भाई सब ठीक होगा तभी तो विकास होगा, फिर भी आपत्ति है आप लोगों को, जीरो बजट कहते हैं। देखिए संजय जी, आज का जो बजट है ना, वो गाना है आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। अच्छा, लेकिन वो तो ऐसा गाना है, लेकिन ये कैसा बजट हो गया? आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी सरकार के तले जहां आंसू भी हो, वहां गम ही हो और जुमले की भरमार हो। कि सरकार के देखिए, अब जुमले की परिभाषा देखिए। एक समय इन्होंने क्या स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर। आप कैलकुलेशन करें तो कितने करोड़ रोजगार हो गए? और आज आप के अंदर 60 लाख रोजगार, यानी कि आप इस बात को 2 करोड़ को देश की जनता के सामने सदन के अंदर वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की मौजूदगी के अंदर ये क्लियर कर रहे हैं कि वो 2 करोड़ का जुमला था और 60 लाख का जुमला नया हमने छोड़ दिया। ऐसे मकान पे आ जाइए। इस सरकार को इतनी जल्दी है ज्यादा से ज्यादा बोलने की, कहीं उसमें झूठ के अंदर कमी ना रह जाए। मैं कह रहा हूं झूठ भी कहीं कोने में बैठ के सोचता हो कि मैं भाजपा के पास जाऊं या कहीं छुप जाऊं कि यार मैं के बोल देते हैं। अब पोजीशन ये है कि आपने बजट दिया, बजट के अंदर आपको मध्यम वर्ग जो हमारा एमएसएमई कैटर है उसके ऊपर ध्यान देंगे। आपका देश के अंदर बेरोजगारी किस पे ऊपर जाके पहुंच गई, जिस मुद्दों पे आपने 2014 पे इलेक्शन लड़ा, उस मुद्दों के ऊपर हम नहीं कह रहे जो हम आज आपसे बात कह रहे हैं, ये तो आपने कही थी पुरानी सरकारों को, यूपीए सरकार को, कांग्रेस की सरकारों के समय प्रश्न चिन्ह थे उन सरकारों के ऊपर की इन चीज की कमी, और देश की जनता ने आपको सिरमौर बिठाया था, को सत्ता के अंदर दिया। लेकिन आज आपके कहे हुए वो सब कथन और वादे झूठे हुए और ये पूरी सरकार हम दो हमारे के ऊपर केंद्रित हुई है। ये सरकार भी और सरकार बेस भी हम दो हमारे दो की है। आप देखिए सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा था? रेलवे।
रेलवे में वित्त मंत्री जी कुछ कारण, क्योंकि रेलवे तो आप ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं, वो तो अपने पोरबंदरों से लाइन जोड़ने जा रहा है। पीपीपी मॉडल पे ला रहे हैं और 400 वंदे भारत ट्रेन लाएंगे, ऐसी भी। और बजट एलोकेशन भी रेलवे में इस बार अच्छा खासा दिया गया, आप इसको सिरे से नकार तो नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नकार सकते, क्योंकि अगर एक झूठ बोला जाए तो उस झूठ को बहुत जल्दी नकारा नहीं जा सकता। 2014 से 2022 तक आके जनता अब समझने लग गई है, तभी स्टेट हाथ से छिनने लगी है, और 24 के अंदर सरकार भी जाने वाली है, क्योंकि जैसे त्रिवेंद्र गए, जितेंद्र गए आ रही है, क्योंकि देश की जनता ने कहा कि जिस महंगाई डैन को आपने कहा था वो डाइन है, वो तो डायनासोर बन के, जवाई बन के भाजपा के। चाय की पत्ती 120 रुपए मिलती थी संजय भाई, मेरे को आज दर्द हुआ जब मैंने बजट में पढ़ा कि 400 रुपए जब मेरे शुरू करे, क्योंकि घर का खर्च शायद मैं नहीं करता हूं, भाभी आपकी मिसेज करती हो कि मेरी मिसेज करती है। पेट्रोल कहां चला गया, 100 के पार चला गया। गैस का सिलेंडर आपने उज्ज्वला के अंदर दिया था 400 रुपए का, वो 1000 के पार चला गया। किस चीज को आप देखिए, बजट किस लिए बनता है साल के अंदर? 1 फरवरी को डेट आती है, सरकार की तरफ पूरे देश की निगाहें होती हैं। एक मध्यम वर्ग, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग सरकार के बेस के ऊपर खड़ा था। निम्न वर्ग को तो आपने फोटो चिपका के दे दिया, लेकिन मध्यम वर्ग जो टैक्स पेयर है, जिसके जो दोनों चीज में पिसा होता है, उसके ऊपर आपने क्या ध्यान दिया? ठीक, अब हमारे साथ आर्थिक मामलों की जानकार डॉक्टर रवि सिंह मौजूद है, आप बेहतर समझाएंगे। अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर रवि। राजनीति की तो अपनी बात होती है और उनके अपने पक्ष होते हैं, लेकिन क्या अर्थ कह रहा है इस बजट को ध्यान में रखकर, और क्यों लगता है आपको, या नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है, इसमें संतुलन नहीं बिठाया गया है, या संतुलन बिठाया गया है आम आदमी को भी ध्यान में रखकर और 40% मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखकर? देखिए संजय जी, पक्ष का काम है कि वो अपने जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में सफाई दे, और विपक्ष का काम है कि उसकी कमियां निकालें। फिलहाल अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे यहाँ पर देखते हैं तो बजट में इसलिए भी ऐसी कमियां नजर आ रही हैं क्योंकि ये बजट, पहली बात है, बजट हमेशा बनता है और हमेशा गवर्नमेंट पिछले 5 सालों से ये हर बार 5 साल का बजट देती है, कुछ भी उसमें अपडेट, इसी वजह से सबको परेशानी होती है। अब अपडेट की बात मैं कर दूं कि पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सब्सिडी दी गई थी, जो एजुकेशन सेक्टर की बात की गई थी, जो फार्मा सेक्टर की बात की गई थी, उनमें कितना फंड बचा और कैसे खर्च करेंगे, अगर इसका डिटेल मिलता तो शायद इकोनॉमी को यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता। लेकिन दूसरी तरफ है, सरकार ने कुछ मोर्चे पे काफी अच्छा काम किया है, जैसे कि सरकार एफएक्स रिजर्व को $636 बिलियन तक पहुंचाया है, जो कि 13 महीने के एक्सपोर्ट का जो बिल है है, और इस समय उस कंडीशन पे हम काफी स्ट्रांग है इकोनॉमिक फ्रंट पे। दूसरी तरफ जो आपने कही कि लोगों के लिए वो अच्छा है या नहीं अच्छा है, देखिए इंडस्ट्री के पॉइंट से स्टॉक मार्केट ने एक रिफ्लेक्शन दे दिया, और जिस तरीके से यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, उसका डेवलपमेंट, उसका फायदा आगे आने वाले इकोनॉमिक को देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी को जरूरत होती है टैक्स में बेनिफिट मिले, में पैसे बचें और उसके लिए महंगाई कम। इन तीनों मोर्चे पे कहीं ना कहीं से सरकार थोड़ी सी पीछे हटी है। यानी कि अगर आज आप इन्फ्लेशन को देखिए, जो 1.5 लाख की जो छूट मिलती है, 2.5 लाख की आप छूट टैक्स, इनकम टैक्स में सब प्रूफ देने के बाद आप पाते हैं, वो अब इन्फ्लेशन के हिसाब से कम 3.5 लाख से 5 लाख रुपए का होना चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा, अगर यहां पर आम आदमियों की जब बात की जाए तो देखिए ये बात फैक्ट है कि इस समय तेल के दाम से ही आपका यहां पर रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि लगभग सरकार 5 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल को बेच करके टैक्स कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रहे हैं, और उसका सीधा जो इंपैक्ट है वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है। इन्फ्लेशन कैसे? खाने का जो 100 रुपए था वो 180 हो गया है। गैस जैसा बताया 400 से आज 800 रुपए लीटर, 800 रुपए का सिलेंडर, 1000 रुपए का सिलेंडर पहुंच चुका है। तो इन मुद्दों पे, क्योंकि देखिए आम आदमी पर बहुत छोटी में थोड़ा कुछ मिल जाए और वो उसको नहीं मिलता तो वो दुखी होता है, और वो इस तरीके की जिसे आप लोग कहते हैं, या फिर ये कहें विपक्ष उसको संभालने की कोशिश करता है, हम नहीं कहते। तो ये पर देख, तो संजय जी मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी के फ्रंट पे गवर्नमेंट का बजट 5 साल का है, इससे पहले भी, अब 25 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे 25 इसके बारे में भी चर्चाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर रुक करेंगे, 1 साल का रखना चाहिए। जी, हरीश श्रीवास्तव, आपने सभी
को भी सुना और अर्थशास्त्री भी बता। सवाल दूसरा है, बजट नहीं है वरना आप सबका ख्याल रखते और फौरी तौर पर मिलती, तो इतने साहसिक बात आपको लगता है कि चुनाव में आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा? खुशहाली देश की आर्थिक देश का विकास हो, बजट जो है वो को प्रभावित बजट नहीं पेश किया गया। ये 120 जनता की खुशहाली और सरकार, अभी कोई मेरे मित्र कहे तो हमारे दो स्लोगन बोल रहे थे, और आप ये देखिए करोड़ लोगों को अब तक फ्री वैक्सीन डोज लग चुकी है। इन तीन कोविड भेजे को कैसे सरकार, मेरा बहुत सीधा सवाल था, उसका जवाब दे दीजिए आप। जो बेनिफिट है वो सब पूरी तरह से सेटल होते हुए, नहीं वो सारी बातें सही है, लेकिन मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव होने जा रहे हैं और आपको भी मालूम है, पार्टी को बेहतर मालूम है, सरकार को बेहतर मालूम है, और पुलिस जोर आजमाइश भी जोरों पर है। इसका आप किस तरीके का देखना चाहते हैं, असर अच्छे अर्थों में या नकारात्मक अर्थों में? नहीं, बिल्कुल अच्छे अर्थों में। इसकी जनता बहुत जागरूक है। हमारे पैनल में नकारात्मक बात करते, आम आदमी से पूछिए, आम आदमी जब चर्चा करता है तो कहता है दिक्कतें दुनिया में है, हमको भी थोड़ी आई। तो ये आम आदमी होती जब आप उससे चर्चा, उसको ये मालूम है कि ये पैंडेमिक का असर है और महंगाई पूरी दुनिया झेल रही है, तो उसका असर हम पे भी है। गरीबों को रोटी पहुंचाना, दवा सुनिश्चित करना और वैक्सीन सुनिश्चित करना, ये सब सरकार ने बड़ी सफलता किए हैं। ये लोगों के जहन में है और इसलिए लोग मानते हैं। आगे पीछे किसानों को लेकर के एमएसपी पे बारे में ठीक सर, मैं आपको मनोज यादव जी, आपको क्या लगता है कि हरीश श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं कि भाई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सबको है कि पूरी दुनिया तबाह हुई थी, हम भी तबाह हुए थे और अब हम उबर रहे हैं, तो जनता इससे निराश नहीं होगी। पार्टी किस तरीके से देखती है? विश्वगुरु नहीं है और ना दुनिया का कोई देश विश्वगुरु है और ना किस दुनिया में किसी नेता कोई देश है जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं विगत 7 सालों से लगातार यही सुनता चला आ रहा हूं कि भारत बच गया। अगर भारत को नरेंद्र मोदी न मिलते तो भारत मेरे ख्याल से खत्म हो जाए। पता नहीं कैसे खत्म होता है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि दुनिया में सारी चीजें हुई, तो हम प्राथमिकता किस बात को दे रहे हैं? क्या रोजगार छीनने के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए सरकार के इस बजट में? अगर मैं कहूं कि 98,000 करोड़ से बजट घट के 98,000 करोड़ से घट के 73,000 करोड़ कर दिया गया, क्यों? क्या रोजगार के अन्य साधन उत्पन्न हो गए? ग्रामीण क्षेत्र में क्या रोजगार और ज्यादा बढ़ रहा है? ये बात सरकार को स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन किया नहीं गया। मैं कहता हूं 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे बिल्कुल आ चुके हैं। क्यों? इस सरकार की नीतियों की वजह से। लेकिन सरकार सोच नहीं रही। किसान उपज का दाम मांग रहा है और वित्त मंत्री साहिबा उनको ड्रोन दे रही है। से उनके बॉस की सोच है कि द्रोणाचार्य की सोच है कि उनको ड्रोन देके उनकी फसल पे पता नहीं कौन सा वो अमृत वर्षा का छिड़काव करना चाह रही है। ये सारी चीजें जुमलेबाजों की पराकाष्ठा में अगर आप करेंगे तो नोट करती हुई नजर आएंगी। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के अभी हमारे साथी ने कहा बीजेपी के कि हम हर घर जल वाली योजना ला रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए बजट है। भारत के कितने स्टेट, आप बेहतर संजय जी समझते होंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो या झारखंड हो, इस तरह के जितने भी राज्य, महाराष्ट्र, जहां पानी की समस्या जबरदस्त है, सभी को पता है। 2,000 करोड़ रुपए कौन से घर को आप जल देने वाले? मैं उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं करता। उत्तर पे ले लेता हूं, पहले बीजेपी से ही हरीश दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने सवाल तो बहुत, इसका तो जवाब मिलना जरूरी है। देखिए, जो लोगों को नकारात्मक पक्ष करती है
वो चर्चा करते विपक्ष हमेशा कि सरकार कोई काम नहीं किया। अगर मैंने कहा ना कि ले मैं पूछिए कि किस तरह से इस महामारी खड़ी रही, किस सब खड़ी रही, वो निःशुल्क दवा हो, जो हो उसको निःशुल्क वैक्सीन हो, सब तरह की जो सुविधाएं उनके खाते में पैसा हो, ये सर बेरोजगारों को कैसे करेंगे जिनके पास रोजगार छिन गया, जो पहले से बेरोजगार थे उनकी संख्या बढ़ गई, उनको इस बजट के जरिए संतुष्ट करेंगे? संजय जी, अगर इसका ऑब्जर्वेशन तो ये जो आंकड़े जी बेरोजगारी कहीं न कहीं इसमें नजर आता है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में दौरान लगभग 1 लाख लोगों को उनको रोजगार मिले, जो 8 प्रदेशों में काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको मैपिंग करा करके सब डाटा और लोगों को रोजगार मिले। आप ये देखिए कि मैं तो अगर 30-40 साल जाऊं, जब भी बेरोजगारी बढ़ती थी तहसील पे रोजगारों के प्रदर्शन की पाबंदी है। सर मैं आपको रोक रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी संक्षेप में राय ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, दरअसल ये बात तो मानना पड़ेगा, सरकार का ये जो कदम है बजट के जरिए, इन्होंने बजट नहीं दी और इसको इस बात का ध्यान रखा उन्होंने कि भाई 5 राज्यों में चुनाव तो है तो क्या करें। तो इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ सरकार ने बजट को तरजीह दी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ऐसा कहा जाएगा तो बिल्कुल तर्कसंगत गलत होगा। कारण क्या है कि जब कोई प्लानिंग ना हो, नीति ना हो, तो इस तरह का बजट आना स्वाभाविक था। जब देश के अंदर बिना जरूरत के 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा प्लांट पे लगा दिए जाए और 8,000 करोड़ से ज्यादा के जहाज खरीद लिए जाएं और ऐसे प्रोजेक्टों पर जहां अपने आप को बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा, का पैसा जो देश के मध्यम वर्ग और निम्न के लिए होना जाएगा, तो ऐसे ही बजट सरकारें पेश करेंगी। और हमारे मित्र जो भाजपा के जब कभी फंसते हैं तो ये एक वैक्सीनेशन का हवाला दे देते। तो मैं आपको याद दिला दूं, सरकारें जब भी रही हैं, जब भी आपदा हुई है, उन्होंने वैक्सीनेशन फ्री लगाई है। और वो वैक्सीनेशन इंदिरा गांधी की, जयप्रकाश अग्रवाल की, मोरारजी की, अटल बिहारी वाजपेयी की कह के नहीं लगी हैं, वो वैक्सीनेशन हिंदुस्तान की कह के लगी है। और आप बार बार मत कहा करिए कि ये वैक्सीनेशन आपने लगा, ये टैक्स पेयर के पैसे के, मेरे हिंदुस्तान से की पाबंदी है। चंद्रमोहन जी मैं रोक रहा हूं। डॉक्टर रवि, एक लास्ट कमेंट चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कॉर्पोरेट जगत के लिए को ध्यान में रखकर ये है, क्या वाकई लोगों को ये नहीं लगता कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देगा यदि उस पर ध्यान दिया है? तो सरकार ने नफा तुलना, मैं बहुत सिंपल और छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश, 10 में से अगर नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर इसलिए मैं देना चाहूंगा क्योंकि आम बजट में सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर को और जो एक यहाँ पर सब्सिडी की उम्मीद थी वो नहीं मिली, पहला। दूसरा, जो सरकार का पूरा बजट है लॉन्ग टर्म बजट है, इकोनॉमी को मजबूत कर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हेल्थ हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, उसकी ग्रोथ को लेकर के सरकार ने काफी चिंताएं दिखाई हैं और उसको लेकर के यहाँ पर बजट को पेश। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि। हरीश जी आपका बहुत धन्यवाद, मनोज यादव जी आपका बहुत धन्यवाद, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन सरकार के अपने जो कदम है उनके मुताबिक सरकार का मानना है कि चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर यह बजट दिया गया। लेकिन जीरो बजट है, कोई कहता है कि ये कॉर्पोरेट जगत का बजट है। 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, वहां भी चुनाव होने जा रहे हैं। देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। सहारा पड़ा। जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र